गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इससे पहले हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और रमन स्पेक्ट्रम की चर्चा कर चुके हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अणु में रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनसे ज़्यादा चाहिए होती है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए अणु को और अधिक यानी कि 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से उत्तेजित किया जाता है। तो ये जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए सफिशिएंट होती है। अर्थात अणु में इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के साथ ही साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी ट्रांजिशन हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है वो कॉम्प्लेक्स बैंड स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है। ये जो स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल क्षेत्रों में बनते हैं। अतः इन अध्ययन को हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बोर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार किसी भी अणु की कुल ऊर्जा क्या होती है? ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल, जहाँ पर ई इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ई वाइब्रेशनल जो है वाइब्रेशनल एनर्जी एंड ई रोटेशनल जो है रोटेशनल एनर्जी है। तथा ट्रांजिशन पर हुए कुल ऊर्जा अंतर इन तीनों ऊर्जा के अंतर योग के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा ई बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में क्या चेंज होगा प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी में क्या चेंज होगा प्लस रोटेशनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, सभी चेंज का जो अंतर है वो कुल ऊर्जा में अंतर या एनर्जी डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अवशोषण के लिए आवृत्ति या तरंग संख्या में अंतर क्या हो जाएगा? डेल्टा न्यू बार टोटल बराबर डेल्टा न्यू बार इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा न्यू बार वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा न्यू बार रोटेशनल सेंटीमीटर इनवर्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा है और डेल्टा ई रोटेशनल सबसे कम है। ठीक है। अतः जो वाइब्रेशनल चेंजेस में क्या होता है, मोटी स्ट्रक्चर होती है, जबकि रोटेशनल स्ट्रक्चर में फाइन स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अणु के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे इसका डायपोल मोमेंट भी चेंज होता है। अतः सभी अणु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं। ठीक है। अब टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है? वी प्लस हाफ एच न्यू नॉट माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर एच न्यू नॉट ए प्लस बी एच सी जे ब्रैकेट में जे प्लस 1। तथा एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांजिशन में स्पेक्ट्रल लाइन की आवृत्ति क्या होगी? न्यू बराबर न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लस वी डैश प्लस हाफ न्यू जीरो डैश माइनस वी प्लस हाफ न्यू जीरो माइनस वी डैश प्लस हाफ का स्क्वायर न्यू जीरो डैश ए प्लस वी प्लस हाफ का स्क्वायर न्यू जीरो डैश ए प्लस बी डैश जे डैश सी ब्रैकेट में जे प्लस 1 माइनस बी जे सी ब्रैकेट में जे प्लस 1। ठीक है। जहाँ पर न्यू जीरो बी जे तथा ए एक स्तर के लिए और आपके न्यू डैश न्यू जीरो डैश बी डैश जे डैश तथा ए डैश जो है वो दूसरे स्तर के लिए है। ठीक है। अब है आपके बंधी और अबंधी आणविक कक्षकों के लिए स्थितिज ऊर्जा की संकल्पना। तो माना कि दो ऊर्जा स्तर ई नॉट और ई1 है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए परमिसिबल है। तो दो स्तरों में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का परिवर्तन अंतर्नाभिकीय दूरी के साथ किस प्रकार से होता है उसे हम नीचे चित्र में दर्शाया गया है। तो चित्र में द्विपरमाणुक अणु के लिए दो स्थितिज ऊर्जा वक्र है। एक तो जो है मूल इलेक्ट्रॉनिक अवस्था या निचला ई1 है। संक्रमण जो है वो कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं। ठीक है।
यानी कि दो पोटेंशियल एनर्जी कर्व दर्शाए गए हैं, जिसमें से निचला जो है वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, या जिसे हम लोअर लेवल भी कहते हैं, जब से ऊपर वाला है वो अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। ठीक है, और जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में हो रहे हैं, और ये ट्रांजिशन कैसे हैं, वर्टिकल है। ठीक है, इसी प्रकार से चित्र में कंपन ऊर्जा स्तरों को इनके कंपन संख्याओं में 36 रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है, और प्रत्येक कंपन स्तर के साथ हम जानते हैं घूर्णन स्तर भी संबद्ध होते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड, जिसमें अंतर्नाभिकीय दूरी समान या स्थिर रहती है, को प्रदर्शित किया गया है चित्र 3.18 में। ठीक है, अर्थात ऊपरी व निचला दोनों इलेक्ट्रॉनीय स्तर समान अंतर्नाभिकीय दूरी रखते हैं, यानी कि दोनों जो है वो नाभिक से समान दूरी रखते हैं, अंतर्नाभिकीय दूरी रखते हैं। फ्रैंक कोंडन सिद्धांत के अनुसार एक जो है ऊर्ध्वाधर संक्रमण निम्न इलेक्ट्रॉनिक स्तर E0 तथा जो है V बराबर 0 से ऊपरी स्तर E1 तथा V' बराबर 0 पर होता है, और स्पेक्ट्रम लाइन 0 ज़्यादा इंटेंस प्राप्त होती है। किसकी तुलना में? जब 1-0 ट्रांजिशंस होते हैं या 2-0 ट्रांजिशंस होते हैं, ये अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। चित्र 3.18b में ऊपरी स्तर नीचे स्तर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अंतर्नाभिकीय दूरी रखते हैं, अतः इसमें ज़्यादा संभावित संक्रमण V बराबर 0 से V' बराबर 1, 2, 3 में होते हैं। और चित्र 3.18c में ऊपरी इलेक्ट्रॉनिक स्तर जो है वो नीचे वाले इलेक्ट्रॉनिक स्तर के बीच की अंतर्नाभिकीय दूरी बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात इसमें उत्तेजन के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा अणु की वियोजन ऊर्जा से अधिक होती है। अतः इस स्थिति में जो उत्तेजित अणु है वो परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार निकले परमाणु गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ले जाते हैं, जिससे इस प्रकार के संक्रमण में लगातार अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में बैंड की उत्पत्ति बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में संक्रमण के कारण होती है। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में जो बैंड की उत्पत्ति क्यों होती है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में संक्रमण के कारण होती है। ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही अधिकतर अणु में विभिन्न बंध बनाने में भाग लेते हैं, अतः अभिलाक्षणिक अवशोषण अणु में उपस्थित बंध का प्रकार जानने में सहायक है। ठीक है, अब है पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रम में चौड़े अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, न कि तीक्ष्ण। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक स्तरों में संक्रमण के साथ साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ऊर्जा में भी संक्रमण हो जाएगा, जिससे कि चौड़े अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, है ना। अब है आपके सिलेक्शन रूल। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो दिखने में संभव है लेकिन पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में नहीं देखे जा सकते, अर्थात कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जिन्हें हम सिलेक्शन रूल कहते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है कि ऐसा ट्रांजिशन जिसमें संक्रमण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के स्पिन क्वांटम संख्या के मान में परिवर्तन होता है, वह होना संभव नहीं है। यानी कि अगर जो है स्पिन क्वांटम संख्या के मान में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसा ट्रांजिशन कहलाता है फॉरबिडन ट्रांजिशन या नॉट अलाउड ट्रांजिशन। दूसरा है आपके जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट से संबंधित है। इसमें क्या है कि सिंगलेट स्टेट से जो है ट्रिपलेट स्टेट में ट्रांजिशन फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है। और तीसरा है कि जो है सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन होने चाहिए, जैसे जीरेड से जीरेड या अनजीरेड से अनजीरेड, यानी कि सेम सिमेट्री में ही ट्रांजिशन अलाउड है। अगर सिमेट्री चेंज होती है तो ऐसे ट्रांजिशंस जो है वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहलाते हैं। ठीक है, अब है आपके फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। तो यह अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त एक मूलभूत सिद्धांत है, जो कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त बैंडों के आकार और उनकी तीव्रता के बारे में जानकारी देता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतने तीव्र गति व इतने कम समय में होते हैं कि नाभिकों को गति करने का अवसर ही नहीं मिल पाता, अर्थात नाभिक के संवेग और स्थिति चेंज नहीं होती है। या हम बोले कि नाभिक के संवेग व स्थिति वही होता है जो कि संक्रमण से पहले था। इसके नाभिकीय दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात संक्रमण में बस इलेक्ट्रॉन ही उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस प्रक्रम में अणु का वियोजन नहीं होता है। इन संक्रमणों को हम जो है वर्टिकल ट्रांजिशंस भी कहते हैं। और ये सिद्धांत जो है
वो वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी को प्रदर्शित करने में भी बहुत उपयोगी साबित होता है। अब है आपके सिग्मा, पाई व एन आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तरों तथा इनमें संक्रमण का विवरण। या हम बोले कि विभिन्न आणविक कक्षकों में ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम में बैंड का जो उद्गम है वो संयोजक इलेक्ट्रॉनों, जिसे हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा में संक्रमण द्वारा होता है। तो वेव मैकेनिक्स के अनुसार दो परमाणु कक्षक संयोग कर यानी कि ओवरलैपिंग के द्वारा दो आणविक कक्षक बनाते हैं। इनमें से एक कम ऊर्जा वाला तो बंधी आणविक कक्षक और दूसरा अधिक ऊर्जा वाला जो आणविक कक्षक है उसे हम बोलते हैं विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणुीय कक्षकों में रहते हैं उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन जो है इन आणविक कक्षकों में रहते हैं। जब कोई अणु बनता है तो बंध के बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षकों में रहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बंध बनाते हैं तथा मजबूती से बंधे रहते हैं उन्हें अपन सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो पाई बॉन्ड बनाते हैं और कम मजबूती से बंधे हुए रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन किसी भी बंध में भाग नहीं लेते हैं या बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं और वो नॉन बॉन्डिंग कक्षकों में रहते हैं। ठीक है, जो है नॉन बॉन्डिंग कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा के बराबर होती है, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम एन इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अणु की मूल अवस्था में अर्थात ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ग्राउंड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा अवशोषित करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड से संबंध जो आपके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उन्हें हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल से प्रदर्शित करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, अतः इनसे संबद्ध कोई भी जो है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब जो है इन विभिन्न प्रकार के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को उनकी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम कैसे दर्शाएंगे। इनकी सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की होती है, उससे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की होती है, उससे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की होती है, उससे ज़्यादा ऊर्जा पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, और मैक्सिमम ऊर्जा जो होती है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की होती है। अब जब एक अणु पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्रों में अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में चित्र में बताए अनुसार ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के ट्रांजिशंस है, और इन चारों प्रकार के ट्रांजिशंस के लिए जो अवशोषित हुई ऊर्जा का घटता हुआ क्रम यहाँ बताया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस के लिए, उससे कम एनर्जी चाहिए नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से जो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशंस के लिए। देन उससे कम एनर्जी चाहिए पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशंस के लिए, और सबसे कम एनर्जी चाहिए आपको एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशंस के लिए। ओके, अब जो है यानी कि 4 प्रकार के यहाँ पे ट्रांजिशंस हो गए। पहला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा है एन टू सिग्मा स्टार, तीसरा है पाई टू पाई स्टार, और चौथा ट्रांजिशंस है एन टू पाई स्टार, जिसमें से सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशंस और पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस दोनों ही सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशंस है, या हम बोलें कि ये ट्रांजिशंस जो है अलाउड ट्रांजिशंस नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की कि जो है सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशंस जो है जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार पाई टू पाई स्टार ये अलाउड ट्रांजिशंस है, जबकि आपके सिग्मा टू पाई स्टार पाई टू सिग्मा स्टार ये क्या है सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशंस है। ओके, अब है आपके सबसे पहले सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, यानी कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में ऊर्जा का सबसे अधिक अवशोषण होता है, और ये जो ट्रांजिशंस है वो क्या है उन यौगिकों में होता है जिसमें s इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब है सिग्मा से
पाई स्टार ट्रांजिशंस की चर्चा जो है हम यहाँ पर बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस की। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में ऊर्जा का सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन होता है और ये उन ट्रांजिशंस में पाया जाता है जिसमें कि एस इलेक्ट्रॉन हो। अब हम जानते हैं कि एस इलेक्ट्रॉन अणु में परमाणुओं के साथ में अधिक मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, अतः इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार के जो ट्रांजिशंस जो के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है वो फार अल्ट्रावायलेट रीजन अर्थात कम वेवलेंथ वाले क्षेत्र में प्राप्त होगा, यानी कि वेवलेंथ जो है वो 2000 नैनोमीटर से कम होगी। वे यौगिक जिनमें सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, इसके अतिरिक्त न कोई उनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है और न ही उनमें कोई पाई बॉन्ड पाया जाता है, अर्थात जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कि केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनमें इस प्रकार का ट्रांजिशंस देखने को मिलता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जैसे मेथेन में 125 नैनोमीटर, एथेन में 135 नैनोमीटर और साइक्लोप्रोपेन में 190 नैनोमीटर पर ये एब्जॉर्प्शन बैंड शो होते हैं। दूसरा ट्रांजिशन है आपके एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो जब किसी सैचुरेटेड यौगिक में मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो तो उनमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं लेकिन उनमें किसी परमाणु पर लोन पेयर भी पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो है आपके नॉन बॉन्डिंग या जो लोन पेयर है रखने वाला परमाणु जो है वो साधारणतया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कोई भी हेलोजन परमाणु हो सकता है। और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस की अपेक्षा कम एनर्जी चाहिए होती है, अतः जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके बोले तो मिडल या नियर अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में या अपेक्षाकृत जो है हायर वेवलेंथ में ये एब्जॉर्प्शन शो होते हैं। उदाहरणार्थ एल्केनॉल, थायोल, इसी प्रकार से सैचुरेटेड एमीन्स, हेलोजेंस के यौगिकों के अंदर आपको एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्राईमेथिल एमीन या मेथिल अल्कोहल या मेथिल आयोडाइड में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस देखने को मिलता है और इनके करस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स का मान क्या होता है 227 नैनोमीटर, 174 और 258 नैनोमीटर। तो कभी कभी जो है एन और सिग्मा स्टार कक्षा का अगर उपलब्ध होने पर भी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस नहीं हो पाते हैं, जैसे ट्राईमेथिलमीन जो किसी ध्रुवीय विलायक में अवशोषण बंध उत्पन्न करता है, जलीय विलयन में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो यानी कि कई बार क्या होता है कि इन आपके नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कक्षक उपलब्ध है फिर भी ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है, तो इसका कारण क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जलीय विलयन में। इसलिए जो है किसी भी ट्रांजिशंस को शो होने करने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट अगर यूज़ में लेते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और आपके ट्रांजिशन शो नहीं होंगे। ठीक है, अब है आपके पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये जो आपके ट्रांजिशंस है वो असंतृप्त यौगिकों में होता है। असंतृप्त यौगिकों का मतलब है आपके यहाँ पर मतलब जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे भी आपको कम चाहिए, और साथ ही में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उनसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच का हो गया आपकी। यानी कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में एनर्जी जो चाहिए होती है उससे तो चाहिए इसमें कम, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में चाहिए जो एनर्जी उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अतः इस प्रकार के जो ट्रांजिशन वाले यौगिक होते हैं वो साधारणतया आपको अल्ट्रावायलेट और विजिबल क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्किन, एल्काइन आदि उन यौगिकों में जिनमें कि अनकॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में होते हैं। जैसे एथिलीन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स 180 नैनोमीटर है, और जिन यौगिकों में जो है नॉन कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड के साथ साथ में कोई भी हेट्रोएटम भी पाया जाता है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह या कोई और हेट्रोएटम, तो उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के
जो है वो लैम्डा मैक्स 180 नैनोमीटर प्राप्त होता है। और जिन यौगिकों में ये नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के साथ में कोई भी हेट्रोएटम होता है उनमें पाई टू पाई स्टार के साथ में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है, यानी कि दोनों प्रकार के ट्रांजिशंस यहाँ पर होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल समूह जो है उसमें दोनों प्रकार के एब्जॉर्प्शन बैंड लैम्डा मैक्स जो है 195 नैनोमीटर और 279 नैनोमीटर प्राप्त होता है, जो किस किस के कारण है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के कारण प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए लैम्डा मैक्स का मान कम है, और एन टू पाई स्टार के लिए एनर्जी कम चाहिए तो लैम्डा मैक्स का मान क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। ठीक है, अब है आपके जो है नेक्स्ट ट्रांजिशन जो है वो है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो किसी भी अणु में यदि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि लॉन पेयर पाया जाता है, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से जो है सैचुरेट बंध बनाता है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांजिशंस के लिए सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये जो है आपके नियर अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में देखे जाते हैं। और कई समूह जैसे कार्बोनाइल, इसी प्रकार से एजो ग्रुप, सी डबल बॉन्ड एस ग्रुप, ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस दर्शाते हैं।